Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today our topic under discussion is The Poet by Herman Hesse. आज हम द पोइट बाय हरमन हैस के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम द पोइट बाय हरमन हैस की डिटेल्ड समरी, थीम्स, राइटिंग स्टाइल और कोटेशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम हैनफुक के करैक्टर को भी डीपली एनालाइज करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि हम हैनफुक के करैक्टर को पढ़ते हुए ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो एक पोइट बनना चाहते थे, मगर फैमिली के बार बार फोर्स करने की वजह से वो एक यंग रिच लेडी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो अपने साथ हैवी डाउरी लेकर आने वाली थी, जिसकी वजह से हैनफुक की लाइफ चेंज हो जानी थी। हैनफुक के माइंड में भी ये ख्याल आता है कि शायद वो अपनी बीवी के जहेज से अमीर हो जाएंगे। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हैनफुक की फियांसे यानी कि द ब्राइड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाती, क्योंकि हैनफुक को उनसे कोई भी लगाव नहीं था और उनका सारा इंटरेस्ट आर्ट ऑफ पोइट्री की तरफ था। चाइना में लोग लालटेन के फेस्टिवल को बड़ी खुशी से मनाते हैं और जब सब लोग इकट्ठे होकर लालटेन के फेस्टिवल को मना रहे होते हैं तो हैनफुक उन सबसे अलग रात के वक्त अकेला घूमता रहता है। अब हम आगे हैनफुक की इमेजिनेशंस को डिस्कस करेंगे। वो लालटेन के फेस्टिवल में आए हुए मैन, वुमेन और यंग गर्ल्स को ब्यूटीफुल फ्लावर से कंपेयर करते हैं और जैसे कि खूबसूरत फूल हर वक्त चमकते हुए नजर आते हैं, वैसे ही वो लोग फूलों की तरह अपने फेस्टिव ड्रेस को पहने हुए चमकते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने भी फूलों की तरह रंग बिरंगे खूबसूरत लिबास पहने हुए थे। हैनफुक को शाइनिंग वाटर के सॉफ्ट मरमर की, लड़कियों के गाने की, जिथर के ह्यूमर की और फ्लूट के टोन्स की भी आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सब कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन का एक पार्ट है और वो इस सारी खूबसूरती का अकेला गवाह था, क्योंकि ये सारी खूबसूरती उसने अपने माइंड की इमेजिनेशन से क्रिएट की थी। वो अपनी इस क्रिएट की गई ब्यूटी को खुद ही ऑब्जर्व करना चाहता था और उसके बाद उसकी ये डिज़ायर थी कि वो इस सारे सीन को एक परफेक्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करे। और हैनफुक की यह डिज़ायर थी कि वो अपनी इस पॉम के थ्रू रात के वक्त गहरे नीले आसमान, पानी पर पड़ने वाली रोशनी की चमक, लालटेन के फेस्टिवल में आए हुए लोगों की खुशी और साइलेंट ऑब्जर्वर के इंतजार को डिस्क्राइब या रिफ्लेक्ट करे। वो ये फील करते हैं कि दुनिया का कोई भी फेस्टिवल या इवेंट उनको मुकम्मल खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि वो ये अच्छे से जानते हैं कि वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर या स्ट्रेंजर के तौर पर ही अपना रोल प्ले कर सकते हैं। और इस लिहाज से वो अपने आप को एक पोइट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक पोइट भी चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व करता है और उस टाइम वो अपनी सोल की एक यूनिक क्वालिटी को भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी सोल उन्हें फोर्स करती है कि वो अर्थ की ब्यूटी को डीपली फील करें। और उनके लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो इस वर्ल्ड की परफेक्ट मिरर इमेज को अपनी पोइट्री के थ्रू क्रिएट करें। इस तरह वो रिफ्लेक्टेड इमेजेस को यूज करके एक रिफाइंड और इमोर्टलाइज्ड वर्ल्ड के मालिक बन जाएंगे। उस दुनिया को उन्होंने खुद रिफाइन किया होगा और वो दुनिया लाफानी होगी, यानी कि कभी भी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर उनकी इमेजिनेशन एंड हो जाती है और वो ये देखते हैं कि दरख्त के तने के साथ एक अजनबी आदमी खड़ा है। वो चाइनीज लैंग्वेज में यूज होने वाली नॉर्मल ग्रीटिंग से उस आदमी को सलाम करते हैं, जिसके जवाब में वो इंसान पोइट्री की कुछ लाइंस बोलता है। मगर ताजुब या हैरानगी की बात तो ये है कि उस पोइट्री के अंदर वो ब्यूटी और परफेक्शन प्रेजेंट होती है, जिसे हैनफुक ने अभी एक्सपीरियंस किया होता है और वो बुरा आदमी अपनी पोइट्री में ग्रेट पोइट्स के सारे रूल्स को फॉलो करता है। अब यहाँ पर स्टोरी में ट्विस्ट आने वाला है, जिसको हम स्टोरी के एंड में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टोरी बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, तो स्टोरी को कंप्लीट सुनना। हैनफुक उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो? तुम कौन हो जिसने ये पहचान लिया कि मेरी रूह के अंदर क्या है और मेरे सामने ब्यूटीफुल वर्सेस भी बोली? तुम्हारी ये लाइनें तो मेरे ही पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं और जितनी खूबसूरत लाइनें आपने मुझे सुनाई हैं, इतनी खूबसूरत लाइनें तो मैंने कभी अपने टीचर से भी नहीं सुनी। यहाँ पर हैनफुक उस ओल्ड मैन की जहानत पर हैरान हो जाता है। ओल्ड मैन उसे ये जवाब देता है कि अगर तुम एक शायर बनना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। जब तुम एक बड़ा सा दरिया पार करोगे तो तुम्हें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक माउंटेन में हट नजर आएगी। मैं उसी झोंपड़ी में रहता हूँ और लोग मुझे मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड के नाम से जानते हैं। ये सब कहते ही बुरा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। हैनफुक उसे ढूंढने की भी कोशिश करता है, मगर उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि थकावट की वजह से उसे ऐसा ख्वाब आया है। फेस्टिवल में भी हैनफुक को उस ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती रहती है। कुछ दिनों
दिनों के बाद हैनफुक के फादर को ये ख्याल आता है कि अपने बेटे की शादी की डेट को फिक्स करते हुए उन्हें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी अपने घर पर बुलाना चाहिए। मगर हैनफुक अपने फादर को शादी के लिए इनकार करते हुए कहता है, अगर मैं एक बेटा होते हुए एक बाप की फर्माबरदारी नहीं कर पा रहा तो मुझे माफ कर दे, मगर आप तो ये अच्छे से जानते हैं कि मैं अपने वजूद को पोइट्री की आर्ट से जुदा नहीं कर सकता। हत्ता कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मेरी लिखी हुई नज़मों की तारीफ भी करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं एक बिगनर हूँ और मुझे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, इसीलिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि आप मुझे तन्हाई में पोइट्री को स्टडी करने का मौका दें, क्योंकि अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे सर पर घर और बीवी की जिम्मेदारी आ जाएगी और मैं इन सब जिम्मेदारियों से अपनी जान नहीं छुड़वा पाऊंगा। अभी तो फिर भी मैं नौजवान होने के साथ साथ दूसरी जिम्मेदारियों से आज़ाद हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी पोइट्री के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी पोइट्री मुझे खुशी और शोहरत देगी। हैनफुक का फादर उसकी ये स्पीच सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वो ये जवाब देता है कि तुम्हें इस आर्ट से वाकई ही सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि तुम इसकी वजह से अपनी शादी को भी पोस्टपोन कर रहे हो और अगर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो तो भी तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे इस रिश्ते को तोड़कर दूसरी जगह पर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। इसके अलावा मैं रेकन्सिलिएशन में भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब आप लोग खुद ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हैनफुक और उसके फादर के दरमियान एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था, मगर हैनफुक अपने बाप की बात से इनकार करते हुए कहता है कि मुझे वही ब्राइड पसंद है जो मेरे घर वालों ने मेरे लिए सिलेक्ट की है। वो अपने फादर को लालटेन फेस्टिवल में होने वाला सारा वाकया सुनाता है और ये भी बताता है कि उसके ख्वाब में मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड भी आता है। दुनिया में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड का प्यूपिल यानी कि शागिर्द बनना था। उसकी इसी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसके फादर ये कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, शायद खुदा की तरफ से ही तुम्हें पोइट्री के लिए मोहब्बत दी गई है। मैं तुम्हें 1 साल का मौका देता हूँ और इस अरसे में तुम अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकते हो। हैनफुक हिचकिचाते हुए कहता है कि कौन बता सकता है कि मुझे इस काम में 2 साल का अरसा भी लग सकता है। वो जाने से पहले अपनी होने वाली ब्राइड के लिए एक लेटर भी लिख कर जाता है, मगर जब हैनफुक घर छोड़कर चला जाता है तो उसका फादर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। काफी देर तक सफर करने के बाद फाइनली उसे वो रिवर और बैम्बू हट मिल जाती है। उस झोंपड़ी के सामने वही बुरा आदमी मैट पर बैठा हुआ ल्यूट बजा रहा था। ओल्ड मैन ना तो उसे वेलकम करता है और ना ही उससे सलाम लेने के लिए अपनी सीट से खड़ा होता है, बल्कि अपनी नाजुक सी उंगलियों को ल्यूट की तारों पर बजाता रहता है। इससे हरमन हैस ये डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि पोइट दुनिया के कामों से बेगाना होता है। मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड जो म्यूजिक क्रिएट करता है उसमें एक मैजिक होता है जो सिल्वर क्लाउड की तरह बहता हुआ नजर आता है। सिल्वर क्लाउड एक कश्ती का नाम है जो पानी में बड़ी तेजी से बहती है। यहाँ पर हरमन हैस मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड के म्यूजिक को सिल्वर क्लाउड से कंपेयर करते हैं। यंग मैन यानी कि हैनफुक उसके म्यूजिक से इतना ज्यादा हैरान होता है कि वो बाकी हर चीज को भूल जाता है। मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड अपनी झोंपड़ी के अंदर दाखिल होता है। हैनफुक भी उसके पीछे चल पड़ता है और उसके नौकर और शागिर्द के तौर पर उसके साथ रहना शुरू कर देता है। 1 महीने के बाद हैनफुक खुद की लिखी हुई और अपने टीचर से सुनी हुई सारी नज़मों को अपने दिमाग से निकाल देता है। ओल्ड मैन, स्ट्रेंजर या मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड उससे कोई भी बात नहीं करता था। उसने अपने शागिर्द को ल्यूट बजाना सिखाकर म्यूजिक से भर दिया था। एक दफा हैनफुक ने एक छोटी सी नज़म को भी कंपोज किया था जिसमें उसने 2 परिंदों की परवाज को डिस्क्राइब किया था जो कि खजा वाले आसमान में उड़ रहे थे। उसे ये महसूस होता था कि उसने एक अच्छी पोम लिखी है, मगर उसके अंदर अभी भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मास्टर को ये पोम दिखा सके। उसका मास्टर भी उसे वो पोम गाते हुए सुन लेता है मगर उससे कुछ भी नहीं कहता। मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड ना तो उससे बात करता था और ना ही उसके काम की तारीफ करता था। ओल्ड मैन का बिहेवियर हैनफुक के साथ पहले दिन से ही बड़ा अजीब था और ओल्ड मैन दोबारा अपना ल्यूट बजाने में बिजी हो जाता है। इस स्टोरी में डिसअप्रूवल एक प्रोमिनेंट थीम है और इसके अलावा द पोइट में लैक ऑफ कन्वर्सेशन और अंडरस्टैंडिंग के थीम को भी हाईलाइट किया गया है। द पोइट के पार्ट फर्स्ट को हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। मौसम को देखकर ऐसा महसूस होता था कि गर्मियों का दरमियानी वक्फा चल रहा है और फिर बुरे आसमान में परिंदों की 2 लाइनें अपनी नई जमीन की तलाश में उड़ रहे थे। ये सीन हैनफुक को अपनी पोम से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था और उसे ये महसूस हुआ कि ये सीन उसकी पोम से कई गुना ज्यादा खूबसूरत और परफेक्ट है। यही सोचकर हैनफुक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो खुद को एक बेकार इंसान समझना शुरू कर देता है क्योंकि उसने इसी पोइट्री की वजह से अपने घर, अपनी फैमिली और अपनी ब्राइड को छोड़ा था। मगर अब उसे ये महसूस
महसूस होना शुरू हो गया था कि वो एक अच्छा पोइट नहीं बन सकता। 1 साल के बाद हैनफुक ने ल्यूट को अच्छे से बजाना सीख लिया था, मगर अब उसे ऐसा लगता था कि उसके लिए आर्ट ऑफ पोइट्री को सीखना और ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सबलाइम हो गया है। 2 साल के बाद हैनफुक अपने वतन, अपने घर वालों को और अपनी ब्राइड को मिस करना शुरू कर देता है। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर करके अच्छा सा कमेंट भी कर दें। वो अपने मास्टर से भी ये इजाज़त लेता है कि वो अपने घर वापस जाना चाहता है, जिस पर मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड ये कहता है कि तुम आज़ाद हो और कहीं पर भी जा सकते हो। तुम यहाँ से जा भी सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ रुक भी सकते हो। हैनफुक घर वापस जाने के लिए अपना सफ़र शुरू कर देता है और वो एक सुबह को सूरज निकलने से पहले अपने वतन के किनारे पर खड़ा होता है। वो अपने फादर के गार्डन से उसके कमरे में झांक कर भी देखता है तो वो ये देखता है कि उसका बाप अभी तक सो रहा होता है। वो वहाँ से बाहर निकलकर ब्राइड के घर की तरफ चल पड़ता है। वो अपनी ब्राइड के घर के साथ वाले घर के नाशपाती के दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो अपनी ब्राइड के कमरे में झांक कर ये देख सके कि वो क्या कर रही है। वो इतने सालों बाद वापस आया था तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आमने सामने आकर उससे मिल सके। इसी वजह से वो उसे छुपकर देखने की कोशिश करता है। वो ये देखता है कि उसकी ब्राइड अपने कमरे में खड़ी होकर अपने बाल बना रही है। वो इस एक्चुअल सीन को अपनी इमेजिनेशन से कंपेयर करता है जो ओल्ड मैन के साथ रहते हुए उसके माइंड में आई थी। उसको ये हकीकत क्लियर हो जाती है कि वो सिर्फ एक पोइट बनने के लिए ही पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में सिर्फ एक पोइट बनना ही लिखा है। वो ये फील करता है कि पोइट को ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें ब्यूटी और ग्रेस होती है और उसी ब्यूटी और ग्रेस को रियल लाइफ में फाइंड करने के लिए उन्हें रियलिटी से दूर होना पड़ता है। वो उस पाइन ट्री से नीचे उतरकर अपने घर वालों और वतन को छोड़कर वापस चला जाता है। जब वो मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड के पास वापस जाता है तो वो पहले की तरह ही बैठा हुआ ल्यूट बजा रहा होता है। मास्टर हैनफुक से मिलने के बजाय पोइट्री के 2 वर्सेस बोलता है जिन्हें सुनकर हैनफुक रोना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हैनफुक की पोइट्री के साथ इमोशनल अटैचमेंट के थीम को भी हाईलाइट किया गया है। हैनफुक उन लाइन्स को सुनकर इस वजह से इमोशनल हो जाता है कि उन लाइन्स में ब्लेसिंग्स ऑफ आर्ट को पोर्ट्रे किया जाता है। मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड अब उसे जिथर पर लेसन लेना शुरू कर देता है। जिथर भी ल्यूट की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। महीने ऐसे गुजरते गए जैसे वेस्ट की विंड से बर्फ गुजरती है। अब यहाँ पर हरमन हैस टाइम को स्नो इन द वेस्ट विंड से कंपेयर करते हैं। कुछ मजीद अरसा गुजरने के बाद हैनफुक को दोबारा होम सिकनेस फील होना शुरू हो जाती है। होम सिकनेस इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी बिकॉज ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम होम फॉर अ लॉन्ग पीरियड और टाइम, यानी कि घर से बहुत अरसे तक दूर रहने की वजह से घर की याद आने को ही होम सिकनेस कहते हैं। और हैनफुक अपने मास्टर को बताए बगैर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो वादी के आखिर से मुड़ने लगता है तो उसे जिथर की आवाज आना शुरू हो जाती है और ये आवाज उसे इतना ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि वो अपने आप को वापस जाने से नहीं रोक पाता और हैनफुक को ऐसा महसूस होता है कि वो आवाज हट के डोर से बाहर निकलकर उसका पीछा कर रही है। आगे हम हैनफुक के ड्रीम को डिस्कस करेंगे। हैनफुक को ये ख्वाब आता है कि वो अपने गार्डन में एक नया पौधा लगा रहा है और उसकी बीवी उसके पास खड़ी है और उसके बच्चे उस पौधे पर वाइन और मिल्क का छिड़काव कर रहे हैं, यानी कि वो ये ख्वाब में देखता है कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हो चुके हैं, मगर रियलिटी में तो अभी तक उनकी शादी तक नहीं हुई। तो यहाँ पर हरमन हैस इमेजिनेशंस और रियलिटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को भी डिस्कस करते हैं। इस तरह इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी भी इस स्टोरी का एक प्रोमिनेंट थीम है। जब हैनफुक अपने ख्वाब से बेदार होता है तो चांद की रोशनी उसके कमरे में चमकना शुरू हो जाती है। वो देखता है कि वो ओल्ड मैन भी उसके पास ही लेटा हुआ है। अचानक से उसके दिल में ओल्ड मैन के लिए नफरत पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो ये सोचता है कि इस इंसान ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। इसी इंसान की वजह से उसने अभी तक शादी नहीं की और उसी की वजह से अब उसे इस दुनिया में अकेला जीना पड़ेगा। इसी मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड की वजह से मेरी फैमिली, मेरा होम टाउन और मेरी ब्राइड मुझसे दूर हुए हैं और इसी ने मेरे साथ गलत बयानी करके मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में धोखा दिया है। इसने मुझसे मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को छीन लिया है। हैनफुक का यह दिल करता है कि वो इस ओल्ड मैन का कत्ल कर दे। जैसे ही वो ऐसा सोचता है तो ओल्ड मैन अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू कर देता है और उसकी मुस्कुराहट से एक गमगीन सी शराफत भी जाहिर होती है। वो हैनफुक की तरफ देखकर बड़ी नरमी से ये कहता है, हैनफुक एक बात हमेशा याद रखना, तुम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हो। अगर तुम चाहो तो तुम अपने घर और मुल्क जाकर पौधे लगा सकते हो और अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे नफरत भी कर सकते हो और मुझे मार भी सकते हो और अगर तुम यहाँ पर मुझे मरता हुआ छोड़ जाओगे तो इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर हैनफुक ये जवाब देता है कि मैं आपसे कैसे नफरत कर सकता हूँ। आपसे नफरत करना तो जन्नत से नफरत करने के
बराबर है, क्योंकि आप मेरे उस्ताद हैं और आपने ही मुझे इल्म दिया है। और हैनफुक वापस ओल्ड मैन के साथ ही रहना शुरू कर देता है। ओल्ड मैन पहले उसे जिथर और बाद में फ्लूट बजाना सिखाता है। इसके बाद हैनफुक अपने मास्टर की ही डायरेक्शन में पोइट्री करना शुरू कर देता है और वो बहुत जल्द ही अच्छी पोम्स लिखने की प्रैक्टिस भी ले लेता है। वो एक मिस्टीरियस यानी कि अजीब सी आर्ट सीखता है जिसमें चीजों को सिर्फ सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में प्रेजेंट किया जाता है, मगर ये रीडर्स की सोल तक पहुंचकर उन्हें हिलाकर रख देती है। वो अपनी पोइट्री को एक परफेक्ट म्यूजिक का टच भी देते हैं। हैनफुक के रीडर्स उन्हीं चीजों को पसंद करते थे जिनको हैनफुक पसंद करते थे, और जिन चीजों से वो नफरत करते थे उनकी पोम्स के रीडर्स भी उन्हीं चीजों से नफरत करते थे। हैनफुक को ये तक याद नहीं होता कि उन्होंने मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड के साथ कितना ज्यादा वक्त गुजारा है। वो जिस ग्रेट रिवर को क्रॉस करके अपने मास्टर के पास पहुंचे थे उनको उस रिवर का रास्ता तक भी याद नहीं था। अब हम इस स्टोरी के एंडिंग सीन को डिस्कस करेंगे। एक दिन जब हैनफुक सुबह के वक्त उठता है तो उसे ये पता चलता है कि मास्टर वहाँ से गायब हो चुका है। फिर वो उस झोंपड़ी को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो उसे ये पता चलता है कि उसका फादर, उसकी ब्राइड और उसके रिलेटिव्स भी मर चुके हैं और इस टाइम उनके घरों में कोई और लोग रहते हैं। उसी शाम में एक दरिया पर लालटेन फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है। पोइट हैनफुक वहां जाकर रिवर से दूर तारीकी वाली जगह में खड़ा हो जाता है और वो अकेला खड़ा अपने छोटे से ल्यूट को बजाना शुरू कर देता है। लोग उसे आवाजें देकर ढूंढने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले लूट से ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी थी और वो ये जानना चाहते थे कि कौन इस लूट को बजा रहा है। मगर हैनफुक ये किसी को भी नहीं बताता कि वही उस लूट को बजा रहा था। रिवर में मौजूद पानी को देखकर उसके माइंड में कुछ रिफ्लेक्टेड इमेजेस भी बनते हैं, मगर उसके लिए इन रिफ्लेक्टेड और रियल इमेजेस के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे ये महसूस होता है कि उसकी सोल में फर्स्ट फेस्टिवल से लेकर आज तक कोई भी फर्क नहीं आया और वो अपने फर्स्ट लालटेन फेस्टिवल को याद करता है जब वो इसी जगह पर एक यंग मैन के तौर पर खड़ा था और उसने उस स्ट्रेंज मास्टर से पोइट्री की कुछ लाइंस सुनी थी। और यहीं पर ये फेरी टेल खत्म हो जाती है। और रहा सवाल उस ट्विस्ट का जिसको मैंने इस स्टोरी के शुरू में बताया था, उस ट्विस्ट को हम राइटिंग स्टाइल में डिस्कस करेंगे। अगर इस स्टोरी के थीम्स को डिस्कस किया जाए तो इसमें इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, इंटेंस लव फॉर पोइट्री, पावर ऑफ इमेजिनेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आर्ट ऑफ पोइट्री, डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन नेचर और फादर सन रिलेशनशिप के थीम को हाईलाइट किया गया है, जिनको हम ऑलरेडी स्टोरी को रीड करते हुए डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अगर द पोइट के राइटिंग स्टाइल की बात की जाए तो इस स्टोरी में इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ मिक्स या कंपेयर किया जाता है। इस स्टोरी में काफी सारे पॉजेस, ब्रेक्स या फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी हैं। ये पॉजेस रिडल्स की तरह हैं जिनको रीडर के जिम्मे डाल दिया जाता है। ये स्टोरी अपने यॉनर के साथ कंप्लीट जस्टिस करती है। इसके अलावा इस स्टोरी में रीडर्स की अटेंशन को गेन करने के लिए काफी सारी कन्फ्यूजन्स का भी यूज किया गया है। और इस स्टोरी का मेन ट्विस्ट यही है कि मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड स्ट्रेंजर या ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि हैनफुक है, और हरमन हैस मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड के थ्रू हैनफुक के ही फ्यूचर की फोरशैडोइंग करते हैं। हैनफुक जिस ओल्ड मैन से मिलता है वो उसी का फ्यूचर होता है। वो दरिया की साइड पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं, मगर वो ओल्ड मैन वो खुद हैं। जब वो ओल्ड मैन हैनफुक से मिलता है तो वो पोइट्री की कुछ वर्सेस बोलता है और वो लाइंस हैनफुक के ही पर्सनल एक्सपीरियंस को डिपिक्ट करती हैं। उस आदमी का नाम मास्टर ऑफ द परफेक्ट वर्ड होता है, जो कि पोइट की डेफिनेशन है, और हैनफुक भी बाय प्रोफेशन एक पोइट है। लास्टली हैनफुक भी उस ओल्ड मैन की तरह इस पार्टी में एक स्ट्रेंजर का रोल प्ले करता है, और जो लूट की आवाज उसे फेस्टिवल में सुनाई देती है उसे वो खुद ही प्ले कर रहा होता है। द पोइट बाय हरमन हैस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में थीम्स, राइटिंग स्टाइल और यॉनर, कैरेक्टर स्केच ऑफ हैनफुक और ओल्ड मैन, और द रोल ऑफ इमेजिनेशन एंड फेरी टेल द पोइट शामिल हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इंशाल्लाह ताला आपके रिकमेंड किए गए टॉपिक्स को भी हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल पर कवर करेंगे। सीरियसली इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है, तो आप भी इन वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल और ज़्यादा बूस्ट अप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और क्वेश्चन अबाउट दिस और एनी अदर टॉपिक देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी नोट पर अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से क्लिक कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जो नोट्स आपको इन वीडियोस में प्रोवाइड किए जाते हैं वो आप अपने एग्जाम्स में भी यूज कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में न्यू टॉपिक्स की सजेशन देने के साथ साथ आप कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, जल्दी से जाकर उस पेज को भी फॉलो कर लें। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अच्छा सा कमेंट भी कर दें। गर्मियों में अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।